नमस्कार प्रिय स्टूडेंट, आपका स्वागत है जेएचपी कोचिंग में। और जैसा कि मैं आपको रसायन विज्ञान क्लास 12 का अनसॉल्व्ड पेपर हल कराने जा रहा हूं स्टूडेंट, जिसमें मैंने आपको सेट नंबर 5 तक पूरे के पूरे स्टूडेंट प्रश्न क्लियर करा दिए हैं। आज चलेंगे हम स्टूडेंट को सेट नंबर 6 की तरफ। तो चलते हैं सेट नंबर के 6 तक कि जो स्टूडेंट जिस सेट नंबर जो 6 है स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं प्रिय स्टूडेंट, पहले का हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस आयन के चारों ओर Cl आयनों की संख्या है, Cl माइनस आयनों की संख्या है स्टूडेंट, ये कह रहा है हमसे क्वेश्चन। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपली आंसर स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, जो Na का स्टूडेंट परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 11। अगर आप सिंपली अगर दिमाग लगाएं तो Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट, 11 होता है। क्लोरीन का कितना होता है स्टूडेंट, 17 होता है। तो आप 11 से 17 तक जाने में कितनी गिनती गिनेंगे, 6। कितनी गिनेंगे स्टूडेंट, 11 के बाद क्या करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो स्टूडेंट यहाँ से आप जान सकते हैं कि ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही हो जाएगा। कौन स्टूडेंट, 6, 6। कितने स्टूडेंट, 6 हो जाएंगे। इसे क्या कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक Na प्लस आयन के चारों ओर Cl आयनों की संख्या, Cl माइनस आयनों की संख्या है स्टूडेंट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, 6 स्टूडेंट। ठीक है, आप गिनती से गिन सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट, एक का हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, एक का हमारा खा कह रहा है कि स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% W/W है, एथेनॉल का मोल प्रभाज होगा स्टूडेंट, ये कह रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका बहुत ही सिंपली सवाल है। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट, देखिए कि आपको सबसे पहले क्या करना है, W हमारे पास स्मॉल w जो है स्टूडेंट, ये हमारा कितना दिया हुआ है, 90% है था ना स्टूडेंट, कितना दिया था, 90 था। तो यहाँ पर आप क्या लगा लेना स्टूडेंट, 100% में टोटल स्टूडेंट, 100% में देखिए यहाँ पर क्या है, स्पिरिट के नमूने में एथेनॉल 90% है। टोटल का टोटल स्टूडेंट हम 100% मानते हैं। कितना स्टूडेंट, जब परसेंट वाली बात होती है तो 100% मानते हैं हम टोटल का टोटल। तो 100% में स्टूडेंट अगर एथेनॉल हमारा 90% है तो 10% हमारे पास क्या होगा, जल होगा स्टूडेंट। ये हमारे पास 10% क्या होगा, जल होगा, जल बचेगा। ठीक है ना, 100 में 10 बचेगा हमारे पास, विलायक का भार बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या निकाला स्टूडेंट, W हमारे पास ये विलेय का भार है, कितना है, 90 है स्टूडेंट। अब विलायक का कितना है, 10 है। 100 में के स्टूडेंट 90 हो जाएगा हमारे पास विलेय जो है हमारे एथेनॉल। अब विलायक हमारे पास क्या है, जल है, जो हो जाएगा 10। यहाँ पर अणुभार कितना है स्टूडेंट, C2H5OH जो हमारे पास एथिलेल को होता है स्टूडेंट, इसका सूत्र क्या होता है, C2H5OH एथिलेल को होता है स्टूडेंट। यहाँ से आप इसका अणुभार निकाल सकते हैं। इसका कार्बन का होता है स्टूडेंट 12, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24, और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। तो 24 6 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 30, 30 16 कितने हो जाएंगे, 46। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट मैं बता दूं, जल का कितना होता है स्टूडेंट, 18। जल का कितना होता है स्टूडेंट, 18 होता है। कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं जल का कितना होता है, 18। तो यहाँ पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, C2H5OH के मोल निकालना है। तो C2H5 एथिल अल्कोहल के मोल N1 निकालना। N1 बराबर क्या होता है स्टूडेंट, भार बटे अणुभार। सूत्र क्या होता है, भार बटे अणुभार होता है सूत्र। तो भार हमारे पास कितना दिया हुआ है, 90, और अणुभार कितना दिया हुआ है, 46। तो आप स्टूडेंट इसका भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1.956 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, H2A को मोल निकालें। H2O के मोल, यानी H2A के मोल निकालना स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं N2। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, भार बटे अणुभार, इसमें भी सूत्र लगाना है। तो भार कितना दिया हुआ है हमारे पास, 10 दिया हुआ है। अणुभार कितना दिया है स्टूडेंट, 18 दिया हुआ है। यहाँ पर इसको स्टूडेंट भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 0.555 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट हमसे पूछा है क्वेश्चन में एथेनॉल का मोल प्रभाव निकालना है। क्या, एथेनॉल का, यानी मतलब एथेनॉल का निकालना है स्टूडेंट। तो C2H5OH का मोल प्रभाव निकालेंगे। तो हमारे पास सूत्र होता है स्टूडेंट, विलेय के मोल बटे स्टूडेंट विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। क्या होता है स्टूडेंट सूत्र, विलेय के मोल प्लस विलेय के मोल प्लस, यानी विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। क्या होता है स्टूडेंट, विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल होता है, ये सूत्र होता है स्टूडेंट। विलायक क्या है हमारे पास, जल है, विलेय क्या है, एथेनॉल है, यानी मतलब C2H5OH।
तो इसमें हमारा विलय के मूल कितना दिया हुआ है वहाँ पर आया स्टूडेंट, हम कैलकुलेट किए हैं 1.956 आया था। आप यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद एन ए इसका भी वही रखेंगे और N2 का मान हमारे पास 0.55 आया है, यहाँ पर रख देंगे स्टूडेंट। ये उसी तरह रहेगा, इसे आप ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर आएगा स्टूडेंट 2.55, वो 2.51 एक आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका जब भाग लगाएंगे आप तो आ जाएगा फाइनली आंसर आ जाएगा स्टूडेंट आपका 0.778 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, कौन सा 0.779, यहाँ पर 8 आया है तो फिर भी क्या हुआ स्टूडेंट, आप यहाँ से जान सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद वहाँ पर 2 अंक दिखे जाते हैं, दशमलव के बाद 2 अंक मिलने चाहिए हमारे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, एक का गा हमसे क्वेश्चन कह रहा है प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्या स्टूडेंट, ये आधी है लिखा हुआ है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर आप लिख लेना आधी रह जाती है। क्या स्टूडेंट, आधी रह जाती है, वेग स्थिरांक का मान है, ये हमसे कह रहा है स्टूडेंट क्वेश्चन। तो हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो बता दूं स्टूडेंट, इसका जो आंसर स्टूडेंट, ये जो सवाल था ये न्यूमेरिकल स्टूडेंट, मैं पिछले वीडियो में वहाँ करा भी चुका था और वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, यही बिल्कुल सेम टू सेम स्टूडेंट सवाल था। और जो इसका आंसर आया था स्टूडेंट, आया था 1.38 गुणे 10⁻² सेकेंड। ये स्टूडेंट वही सवाल मिला था मुझे पिछले सेट हल कराने में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि एक का हमारा घा कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। क्या कह रहा है स्टूडेंट, कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। मैं बता दूं स्टूडेंट, जो कैनिजारो अभिक्रिया है मैं बहुत डिटेल में वहाँ पर पिछले वीडियो में बताया था और यह भी बताया था स्टूडेंट, जो कैनिजारो अभिक्रिया है कौन एल्डिहाइड देते हैं कि जिनके पास स्टूडेंट जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है स्टूडेंट, वही कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट एसिटाल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है स्टूडेंट। क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, इसीलिए क्या है स्टूडेंट, ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते हैं स्टूडेंट। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा वही कह रहा है कि कैनिजारो अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है किन पर, एसिटाल्डिहाइड, जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं वे कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देते स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ से आप जान सकते हैं। इसके बाद चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम देखिए हमारे पास एक का अंगा कह रहा है स्टूडेंट, एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, एनिलीन के ब्रोमीनन से प्राप्त होता है। मैं बता दूं स्टूडेंट, इसका जो राइट आंसर जो है वो तीसरा नंबर है स्टूडेंट। मैं पिछले वीडियो में ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से समझाया भी था और स्टूडेंट पिछले वीडियो में ये अभिक्रिया मिली भी थी हमें, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। एनिलीन का ब्रोमीनीकरण वहाँ आपको मिल जाएगा पिछले सेट में। क्या है स्टूडेंट, इसका आंसर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन स्टूडेंट, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके बाद चलते हैं चा की तरफ। तो एक कच्चा हमारा क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि निम्नलिखित में मोनोसैकेराइड है। मैं बता दूं स्टूडेंट, मैं पिछली वीडियो में इसे बताया भी था थोड़ा बहुत कि स्टूडेंट वे शर्कराएं होती है मोनोसैकेराइड स्टूडेंट। क्या होते हैं, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसैकेराइड शर्कराएं कहलाती है। क्या स्टूडेंट आपको लिखना है, वे शर्कराएं जिनका जल अपघटन नहीं होता स्टूडेंट, जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं वो हमारे मोनोसैकेराइड कहलाते हैं स्टूडेंट। मैंने ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का एग्जाम्पल भी दिया था स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज और फ्रैक्टोज होते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट फ्रैक्टोज है, यहाँ पर ग्लूकोज तो नहीं है कहीं, तो फ्रैक्टोज है हमारा मोनोसैकेराइड। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, दूसरे का हमारा क्या कह रहा है कि असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, 80% वियोजित होने वाले कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस विलियन के लिए 1/2 गुणांक होता है। इसलिए यहाँ गुणक लिखा हुआ है, गुणांक होता है, मगर गुणक की गणना कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है। हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, सबसे पहले आपको उत्तर डाल लेना है। इसमें आपको लिखना है ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में, क्या स्टूडेंट, ऐसे मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मोलर द्रव्यमान की तुलना में अधिक या
कम प्राप्त होते हैं स्टूडेंट उन्हें विलेय पदार्थ का असामान्य मूल द्रव्यमान कहते हैं। बहुत ही स्टूडेंट सिंपली परिभाषा है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, आपको हल करना है स्टूडेंट, वहाँ पर सवाल भी दिया हुआ है। इसमें लिखना है वांट हाफ गुणांक, जिसे हम स्टूडेंट आई से व्यक्त करते हैं। जो वांट हाफ गुणक है स्टूडेंट, इसे किससे व्यक्त करते हैं, आई से व्यक्त करते हैं। हम जानते हैं कैल्शियम नाइट्रेट को स्टूडेंट जब हम तोड़ेंगे स्टूडेंट, एरो स्टूडेंट दोनों की तरफ ही लगाया हुआ है, क्योंकि Ca2+ में टूटता है और प्लस NO3- 1 में टूटता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं स्टूडेंट इसे संतुलित कर लिए हुए हैं। तो क्या करना है स्टूडेंट, आपको आई बराबर क्या होता है स्टूडेंट, 1+2 क्या होगा, 1+2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 1+2। तो आई बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम जोड़ देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 1 3। ये टोटल का टोटल स्टूडेंट कितने परसेंट का आया हुआ है आंसर, ये टोटल 100% का आया हुआ है स्टूडेंट। हमें पूछ रहा है 80% वियोजित होने पर, तो हम निकाल लेंगे स्टूडेंट आई बराबर 80 का 3%। 80 का 3% निकालेंगे, यानी 80 गुणे 3/100। यहाँ से स्टूडेंट हमें 80% का निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, 80 गुणे 3/100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा स्टूडेंट, 8 कितना हो जाएगा, 24 बट्टा में क्या स्टूडेंट 10, भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 2.4। तो आंसर तो वहाँ पर स्टूडेंट 2.6 है, मगर दशमलव के बाद यहाँ पर हो सकता है कि संख्याएं चेंज हो जाती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टूडेंट दूसरे का खा कह रहा है फलक केंद्रित फलक केंद्रित, दूसरे खा कह रहा है फलक केंद्रित घनी FCC एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या की गणना कीजिए स्टूडेंट, ये कह रहा है हमसे। इसमें आपको क्या करना है, उत्तर डाल लेना है स्टूडेंट। आपको उत्तर में लिखना है परमाणु की संख्या ज्ञात करना है ना, तो परमाणु की संख्या बराबर होता है स्टूडेंट कोने के परमाणु, क्या होता है, कोने के परमाणु गुणे प्रति एकक कोष्ठिका, और प्लस होता है स्टूडेंट फलक केंद्रित परमाणु गुणे परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका। ये होता है स्टूडेंट सूत्र इसका। आपको क्या करना है, परमाणु की संख्या बराबर क्या होता है, कोने के परमाणु कितने हैं स्टूडेंट, 8 है। कितने, 8, तो 8 गुणे 1/8 प्लस कितने फलक के कितने स्टूडेंट, फलक केंद्रित परमाणु कितने हैं, 6 ना, वहां पर देख लीजिए आप, 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 4 2 6, तो 6 गुणे 1/2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर क्या करना, 2 3 6 आप काट देंगे और 8 से 8 कट जाएगा, तो 1 और 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, जोड़ देंगे, 8 1 कम 8 तो 1 बचेगा, और यहाँ से 2 3 6 हो जाएगी स्टूडेंट, तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। यही इसका स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु की संख्या कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको सूत्र भी याद कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट सूत्र से ही बनेगा ये सवाल। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के। 2 का गा हमसे क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट, देखिए क्या कह रहा है, 2 का गा कह रहा है हमसे कि आयनिक विलयनों की चालकता का मापन किस प्रकार किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसमें आपको क्या लिखना है, उत्तर डाल लेना है। लिखना है इसमें आयनिक विलयनों की चालकता के मापन के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। क्या स्टूडेंट, आयनिक विलयनों की चालकता के मापन के लिए प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये फिजिक्स है। क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है, यह फ्रीक्वेंसी जिसे हम कहते हैं, क्या होता है स्टूडेंट, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति होती है और यह अपनी दिशा बार बार क्या होती है स्टूडेंट, बदलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, यही इसका राइट आंसर था, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं पे स्टूडेंट दूसरे का घा कह रहा है हमसे क्वेश्चन, दूसरे घा कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण किन विधियों द्वारा किया जाता है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इसमें लिखना है आपको विद्युत अपोहन। सबसे पहले हेडिंग क्या डाल लेना है, उत्तर में विद्युत अपोहन। इसमें लिखना है स्टूडेंट अपोहन प्रक्रम को तीव्र करने हेतु, यानी कि मतलब ज्यादा तेजी से करने हेतु स्टूडेंट, अपोहन प्रोसेस को तीव्र करने हेतु विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट किसका प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यह प्रक्रम, यह प्रोसेस स्टूडेंट विद्युत अपोहन कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, विद्युत अपोहन कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायलिसिस कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपोहन क्रिया द्वारा कम समय में कोलाइडी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव है। स्टूडेंट इनके द्वारा विद्युत अपोहन क्रिया द्वारा कम समय में, कम से कम समय स्टूडेंट, कम समय में कोलाइडी को शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना संभव है, क्योंकि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयनिक अशुद्धियां तीव्रता से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर क्या करने लगती है स्टूडेंट, गमन करने लगती है। यद्यपि इस प्रक्रम के द्वारा अचालक
अशुद्धियों जैसे स्टूडेंट एल्कोहल के जैसे एल्कोहल कामा शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं किया जा सकता। ठीक है स्टूडेंट, नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अशुद्धियां विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित नहीं होती है स्टूडेंट। यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा पॉइंट मिलेगा। क्या है स्टूडेंट? अशुद्धियों जैसे एल्कोहल शक्कर आदि के पृथक्करण को तीव्र नहीं किया जा सकता स्टूडेंट। ठीक है ना, किया जा सकता क्योंकि ये अशुद्धियाँ विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित नहीं होती है स्टूडेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लेना स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलते हैं तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे का हमारा क्या कह रहा है कि ठोस क्रिस्टलों में बिंदु दोष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मैं बता दूं स्टूडेंट, यह जो हेडिंग थी हमारे पिछले सेट में हो चुकी थी स्टूडेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। पिछले सेट में हो चुका है स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं पिछले सेट में। और अब हम चलेंगे तीसरे का खा की तरफ। क्या होता है जब, क्या कह रहा है स्टूडेंट? तीसरे का क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है स्टूडेंट, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए कह रहा है। ठीक है, नंबर 1 है SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड को Fe3 लवण के जलीय विलयन में से प्रवाहित करते हैं। अमोनिया को क्लोरीन के अधिक के साथ गर्म करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको क्या करना है, SO2 प्लस में क्या कर लेना स्टूडेंट, Fe3 का लवण लेना है, यानी Fe2SO4 का हो थरा ये है क्या है स्टूडेंट, एक लवण है। इसके बाद इसमें क्या जलीय विलयन कह रहा है ना, प्लस H2O भी लेना है स्टूडेंट। क्या करना है, प्लस H2O भी इसमें लेना है आपको। ये तीनों स्टूडेंट SO2 प्लस Fe2SO4 को होल थरा प्लस H2O। आप मैं यहाँ पर एरो लगा के लिख दिया हूँ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस H2O, फिर आप एरो लगा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, 2FeSO4 प्लस 2H2SO4। ये हमसे बन जाए, हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा स्टूडेंट FeSO4 आयरन सल्फेट। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल स्टूडेंट। ठीक है, ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोजन सल्फेट। अब इसके बाद हमसे क्वेश्चन दूसरा कह रहा था स्टूडेंट Na3 प्लस Cl2 किस में स्टूडेंट, आधिक्य में, यानी मतलब एक्सेस में लेना है Cl2 को। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, ये अभिक्रिया हो भी चुकी थी। यहाँ पर आपको क्या बनेगा, NCl3 प्लस HCl, क्या बने, NCl3 प्लस HCl। ये बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है स्टूडेंट, ये क्या है, बहुत ही विस्फोटक पदार्थ है नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। चलते हैं तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे गा हमसे क्वेश्चन कह रहा है, तीसरे गा कि प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए, क्या कह रहा है, प्रत्येक के दो दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, कह रहा है लिखना, इसमें आपको क्या क्या करना है स्टूडेंट, नंबर 1 द्विक लवण, क्या स्टूडेंट, नंबर आपको हेडिंग डाल लेना है, द्विक लवण वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर अपने घटक आयनों में क्या हो जाते हैं स्टूडेंट, वियोजित हो जाते हैं। क्या लिखना है, अर्थात स्टूडेंट विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं। क्या स्टूडेंट, वे ठोस यौगिक जो जल में घोलने पर स्टूडेंट अपनी पहचान को क्या कर दें, खो दें, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं स्टूडेंट। आपको अपना सिंपली परिभाषा लिखना है, क्या करना है, वे ठोस यौगिक जिनको जल में घोलने पर अपनी पहचान क्या कर दें, क्या कहते हैं स्टूडेंट, खो दें, अपनी पहचान को क्या कर दें, जो खो दे जल में घोलने पर, उन्हें क्या कह देते हैं, द्विक लवण कह देते हैं स्टूडेंट। आपको यहाँ पर क्या लिखना है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्रा इंटू 24H2O, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट पोटास एलम, इसे ही हम कहते हैं फिटकर स्टूडेंट। यही इसका राइट आंसर था। ये उदाहरण है स्टूडेंट, आप नोट कर सकते हैं। इसके मैं बता दूं स्टूडेंट, यहाँ पर दो दो उदाहरण कह रहा था, मैंने स्टूडेंट एक ही उदाहरण बताया स्टूडेंट। आप एक उदाहरण आप किताब से भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, दूसरा हमारे पास कह रहा है संकुल यौगिक। क्या कह रहा है, संकुल यौगिक। इसमें आपको लिखना है स्टूडेंट, वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर, क्या है स्टूडेंट, वे यौगिक जो जल में या अन्य किसी विलायक में घोलने पर अपने अवयवी आयनों में वियोजित नहीं होते तथा इनके गुण पूर्णतया अवयवों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो स्टूडेंट जल में वियोजित नहीं होते स्टूडेंट, मगर ये क्या कर देते हैं, अपनी पहचान खो देते स्टूडेंट, मगर ये नहीं खोते। क्या है,
ये पहचान अपनी खो देते हैं, मगर ये अपनी पहचान नहीं खोते स्टूडेंट। उन्हें हम क्या कह देते हैं, संकुल यौगिक। जो जल में घोलने पर अपनी पहचान को बनाए रखे स्टूडेंट, उन्हें हम क्या कह देते हैं, संकुल यौगिक। और जो जल में घोलने पर अपनी पहचान खो दें, उन्हें हम क्या कह देते हैं, द्विक लवण कह देते हैं स्टूडेंट। क्या कह देते हैं, द्विक लवण कह देते हैं। आपकी स्टूडेंट ये परिभाषा आपको नहीं भी याद हो रही, मैं सिंपली परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ। क्या लिखना है आपको, वे यौगिक जो जल में घोलने पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें हम संकुल यौगिक कह देते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, संकुल यौगिक कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट, वे यौगिक। एक बार और कह दे रहा हूँ स्टूडेंट, वे यौगिक जो जल में घोलने पर अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। और वे यौगिक जो जल में घोलने पर अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं, द्विक लवण कह देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपली परिभाषा है। इसके बाद लिखना है स्टूडेंट, इसमें उदाहरण K3FeC2O4 का होल थ्राइज। ये स्टूडेंट ये जो है IUPAC पिछले वीडियो में हो चुके हैं, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट क्या है, IUPAC है। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलते हैं। तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, तीसरे घा कह रहा है हमसे, तीसरे घा कि RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या कह रहा है, RNA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको उत्तर डाल लेना स्टूडेंट। इसमें आपको लिखना है बहुत ही अच्छी तरह से स्टूडेंट कि इसका निर्माण, RNA का स्टूडेंट निर्माण DNA से होता है। किससे, RNA का निर्माण DNA से होता है स्टूडेंट। DNA जो है वो डबल हेलिक्स होता है स्टूडेंट। कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है। ऐसे बना होता है, ऐसे बना होता है स्टूडेंट, ऐसे कहकर। ठीक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, मैं पिछली वीडियो में बनाया भी था। ठीक है, डबल हेलिक्स यानी वो DNA से होता है। किसका निर्माण, RNA का निर्माण DNA से होता है। यह भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखला से बना होता है स्टूडेंट। किससे बना होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, जिसका निर्माण हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। किसका निर्माण, इसमें जिसका जो निर्माण होता है हजारों न्यूक्लियोटाइड से होता है। RNA का न्यूक्लियोटाइड भी DNA जैसा ही होता है स्टूडेंट, बिल्कुल सेम होता है। ठीक ना, RNA का जो न्यूक्लियोटाइड है वो DNA के जैसा ही, न्यूक्लियोटाइड के जैसा ही होता है। ठीक है, जैसा ही होता है, परंतु यह निम्न दो बातों में DNA न्यूक्लियोटाइड से भिन्न होता है। परंतु होता तो है स्टूडेंट, मगर किन दो बातों से वो अलग होता है, भिन्न होता है। परंतु यह निम्न दो बातों में DNA न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है। ठीक है स्टूडेंट, दो बातों पर। कौन सी बातें हैं, इसमें उपस्थित राइबोज होती है। राइबोज क्या स्टूडेंट, ये शर्करा है। ये क्या स्टूडेंट, ये शर्करा। राइबोज शर्करा किस में होती है, RNA में। डीऑक्सीराइबोज नहीं होती है स्टूडेंट। क्या है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा नहीं होती है, मगर राइबोज शर्करा होती है। किसमें, RNA में। ये किस में होती है स्टूडेंट, डीऑक्सीराइबोज DNA में होती है। आप बहुत ही अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर क्या कह रहे स्टूडेंट, इसमें थायमिन नामक नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल होता है। यूरेसिल किस में होता है स्टूडेंट, RNA में होता है। वही कह रहा ना, दो बातों पर क्या कहता है, क्या कह रहा था यहाँ पर, निम्न दो बातों में DNA न्यूक्लियोटाइड से भिन्न है। कौन, RNA। तो ये नंबर 1 किससे भिन्न था स्टूडेंट, कि राइबोज शर्करा होती है RNA में, और डीऑक्सीराइबोज किस में होती है, DNA में होती है। तो इन दोनों में भिन्न हुआ कि नहीं हुआ स्टूडेंट, अलग हुआ कि ना हुआ। यहाँ पर एक तो हमारे पास इसमें भिन्न हो गया कि इसमें राइबोस होती है RNA में, और इसमें डीऑक्सीराइबोस होती है, बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद इसमें क्या अलग है कि इसमें थायमिन नामक नाइट्रोजन क्षारक के स्थान पर यूरेसिल होता है। थायमिन किस में होता है, DNA में, और यूरेसिल के किस में होता है स्टूडेंट, RNA में होता है। तो इनमें भी क्या होगा स्टूडेंट, भिन्न होगा। दो बातें हो गई कि ना होगी, हमारी दो बातें कह रहा था। इसके बाद क्या लिखना है स्टूडेंट, यह सामान्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। कौन, RNA। यह सामान्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। RNA जो होता है स्टूडेंट, सामान्य आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। ठीक है, RNA। परंतु अपवाद स्वरूप कह रहा है, परंतु स्टूडेंट अपवाद भी होता है, परंतु अपवाद स्वरूप यह द्विरज्जुकी एवं आनुवांशिक भी होता है स्टूडेंट। यहाँ से क्या कह रहा है, अपवाद में यह अपवाद स्वरूप यह द्विरज्जुकी एवं आनुवांशिक भी होता है। जैसे रियो विषाणु में, जैसे स्टूडेंट रियो विषाणु में यह आनुवांशिक भी होता है। DNA के अतिरिक्त RNA भी एक न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कोशिकाओं में उपस्थित होता है। क्या स्टूडेंट, DNA के अतिरिक्त RNA भी न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कहाँ, कोशिकाओं में उपस्थित होता है स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर इसके बाद लिखना, क्या लिखना है स्टूडेंट, यह प्रायः एकल कुंडली होता है। कैसा होता है स्टूडेंट, यह प्रायः एकल कुंडली, ऐसे बना होता है स्टूडेंट, सिर्फ एक, डबल कुंडली नहीं, एकल कुंडली होता है ऐसे करके। ठीक है, बिल्कुल ऐसे। इसके बाद क्या है स्टूडेंट, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो देखिए प्रिय स्टूडेंट, चौथे काम से कह रहा है नट समीकरण लिखिए तथा उसकी एक उपयोगिता भी लिखिए, कह रहा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको उत्तर डालना है। मैं बता दूं स्टूडेंट, नट समीकरण जो है नंबर 1 कैथोड के लिए नट समीकरण लिखना है, इसके बाद एनोड के लिए नट समीकरण लिखना है स्टूडेंट। मैं दोनों तरह ही बता दे रहा हूँ, एक कैथोड के लिए भी और एक एनोड के लिए भी। मैं बुक में जो होता है वो एक ही होता है। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैथोड के लिए नट समीकरण, तो ई रिडक्शन, ये आर ई डी जो है स्टूडेंट, ये ई रिडक्शन है। क्या है, ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन प्लस 2.303 RT अपान NF log 10 M के पावर n प्लस बटे m। ये होता है स्टूडेंट कैथोड के लिए नट समीकरण। यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, इसके बाद लिखना ई, और एनोड के लिए नट समीकरण ई ऑक्सीडेशन। क्या है स्टूडेंट, ये ऑक्सीडेशन है। ई ऑक्सीकरण जिसे हम कहते हैं हिंदी में ऑक्सीडेशन को, इसके रिडक्शन को अपचयन कहते हैं। तो ई ऑक्सीडेशन बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 2.303 RT अपान NF log 10 M के पावर n प्लस बटे m। यही स्टूडेंट इसके जो समीकरण थे, यही दो समीकरण है। इसके बाद आपको उपयोगिता में लिखना है स्टूडेंट। उपयोगिता में क्या लिखना है, नट समीकरण एक वैज्ञानिक समीकरण है। क्या है, नट समीकरण जो है एक वैज्ञानिक समीकरण है जिसका उपयोग विद्युत रासायनिक सेल की कमी क्षमता या वोल्टेज को खोजने के लिए किया जाता है। क्या कह रहा है स्टूडेंट, कि सेल की कमी क्षमता या वोल्टेज को खोजने के लिए किया जाता है। यह सेल फिजियोलॉजी और न्यूरोबायोलॉजी है स्टूडेंट। ठीक है, यही इसमें स्टूडेंट इसका राइट आंसर है। इसके बाद मिलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया स्टूडेंट शेयर कर देना और लाइक कर देना। हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना स्टूडेंट। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।